लो जी, अब हम सीख रहे हैं CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैसे निकलता है। सर पहले तो आपको ये बनाना है पूरा फॉर्मेट। स्टेटमेंट शोइंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स CFAT, पर्टिकुलर 1 2 3, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल। ये बात हो गई। चलो जी, सबसे पहले आ जाओ, आप यहां पर लिखो ऐसे, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, आपको अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया होगा। ऐसे ही मैं एग्जांपल के तौर पे अपना ऐसी एजम्पशन इमेजिनेशन क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स जो है वो है यहाँ पे, मान लो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, ऐसे। और अब इसमें से माइनस कराओ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इसमें से कराओ माइनस। फिर डेप माइनस कराने के बाद आंसर आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर इसमें से माइनस करवाओ टैक्स एट द रेट 30%। फिर आंसर आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर इसमें से आपको जो डेप्रिसिएशन आपने माइनस करवाया था ऊपर, वो दोबारा से ऐड बैक कर दो, डेप्रिसिएशन जोड़ दो। फिर उसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ये आपका आ गया CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। और अब इसमें जोड़ेंगे रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल। फिर इसमें जोड़ेंगे टैक्स सेविंग ऑन लॉस ऑन सेल। इसका फॉर्मूला है एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू माइनस कैश सैल्वेज वैल्यू परसेंटेज ऑफ टैक्स। फिर इसके बाद जोड़ना है कैश सैल्वेज वैल्यू। फिर आंसर आएगा इसका लास्ट में कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ब्रैकेट में लास्ट ईयर, ऐसे। सर आपको पता है डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला याद है आपको? ओरिजिनल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ। आपको याद है इस क्वेश्चन के अंदर मेरी मशीन 12 लाख रुपए की थी। आपको याद होगा 10 लाख रुपए की मशीन थी, 2 लाख रुपए उसकी इंस्टॉलेशन करवाई थी, याद है? अपन लोग की मशीन कितने की है? 12 लाख की। और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी थी? 5 ईयर्स की। आपको याद है एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू? आज से 5 साल के बाद मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे कबाड़ी वाले 2 लाख रुपए देंगे। नहीं, वो बात अलग है। वो बात अलग है कि मेरे को रियलिटी में 1,80,000 मिल रहा है कि नहीं है? लेकिन मैंने एक्सपेक्ट क्या किया था? एक्सपेक्ट किया था कि 5 साल के बाद मेरे को कबाड़ी वालों से कितना मिलेगा? 2 लाख रुपए मिलेगा। तो एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू कितनी है? 2 लाख। देखो जी, 12 लाख की मशीन 5 साल तक इस्तेमाल होगी, 2 लाख तो मुझे कबाड़ी से मिल ही जाएगा। अब अगर 12 लाख की मशीन का मुझे 2 लाख मिल ही जाएगा तो फिर मुझे ये नहीं बोलना चाहिए ना कि मैंने मशीन 12 लाख की यूज़ करी है। मशीन तो फिर मैंने 10 लाख की यूज़ करी है। फिर वो 10 लाख की मशीन मैंने 5 सालों तक यूज़ करी है। फिर 1 साल के हिसाब से कितनी यूज़ करी होगी? तो भैया 10 लाख को आपको डिवाइड कराना है किससे? 5 से। ये 2 लाख का पता है आपने क्या निकाल लिया? डेप्रिसिएशन। क्या निकाला ये? डेप्रिसिएशन, साल का। मतलब आप कहना चाहते हो एवरी ईयर आपकी मशीन 2 लाख रुपए के हिसाब से क्या होती है? डेप्रिशिएट। और डेप्रिसिएशन क्या है? हमारा एक खर्चा। आपको पता है अगर हम अपने खर्चों को ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमारे प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? कम। प्रॉफिट कम हो जाएगा तो फिर टैक्स भी क्या लगेगा? कम। अब बताओ, अब जब इस अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स में से जब ये डेप्रिसिएशन, हमारा ये जो प्रॉफिट है 3 लाख का, जब इसमें से 2 लाख माइनस हो जाएगा
तब हमारा प्रॉफिट कितना रह जाएगा, 1 लाख। आगे कितना रह जाएगा, 3 लाख। आगे कितना रह जाएगा, 4 लाख। अब 7 लाख में से 2 जाएगा, कितना रह गया, 5 लाख। 2 लाख की कमाई में से 2 लाख का ही खर्चा है, माइनस करा दो, 0। अब बताओ, डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, इस खर्चे की वजह से हमारी अर्निंग्स क्या हो गई, कम। अब अर्निंग हमारी कम हो गई है तो हमारा जो टैक्स है वो अब, पहले ना अगर ये डेप्रिसिएशन ना होता, जैसे मान लो ये 3 लाख है, 3 लाख में 2 लाख का डेप्रिसिएशन दिखा के खर्चा क्या दिखा हमने, अपना प्रॉफिट कितना दिखाया, 1 लाख। अगर ये 2 लाख का डेप ना होता तो 30% का जो टैक्स है वो इस 3 लाख पे लगता है। लेकिन अब टैक्स किस पे लगेगा, 1 लाख पे लगेगा। मतलब टैक्स में बचत हुई कि नहीं हुई। देखो जब खर्चे ज्यादा होंगे ना, जब खर्चे ज्यादा होंगे ना तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। और प्रॉफिट जब कम होगा ना तो टैक्स भी क्या लगेगा, कम। और अगर टैक्स में बचत होगी ना तो वो अच्छी बात है। टैक्स बचाना है हमको, टैक्स हमें बचाना है। तो आप अपना माइंड ये सेट करो क्या कि डेप्रिसिएशन, हमने इस फॉर्मेट में डेप्रिसिएशन को माइनस क्यों किया, फॉर टैक्स सेविंग, फॉर टैक्स सेविंग। ये लिख देते हैं, हम डेप्रिसिएशन माइनस क्यों करते हैं सर, हमने माइनस किया था फॉर टैक्स सेविंग। टैक्स को बचाने के लिए हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया। तो अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आ गया, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आ गया, ठीक है जी, आ गया। अब 30% का टैक्स लगाना है। पहले 0 का 30% कितना आ जाएगा, 0। फिर 1 लाख का 30% कितना आएगा, बेटा 30% निकालो, 30,000 आएगा। फिर 30% निकालो, 90,000 आएगा। फिर 30% निकालो, 1,20,000 आएगा। फिर 30% निकालो, 1.5 लाख आएगा। चलो जी, टैक्स सारे करो माइनस 0, ये आपका हो गया 70,000। ये बचेगा 2,10,000, ये बचेगा 2,80,000, ये बचेगा 3.5 लाख। ठीक है। अच्छा, अब जो डेप्रिसिएशन जो ऊपर माइनस करवाया था ना, ये 2 लाख, इसी को दोबारा ऐड बैक कर दो। ये देखा, मजाक हो रहा है। मतलब पहले डेप्रिसिएशन हमने माइनस करवाया था, फिर वही डेप्रिसिएशन दोबारा से क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर अब ऐड कर क्यों रहे हैं। सर हम ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे टॉपिक का क्या नाम है ऊपर, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। कौन सा फ्लो, कैश फ्लो। क्या डेप्रिसिएशन कैश वाला खर्चा है? नहीं 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 सर, डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश खर्चा है। आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको ये स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इस प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने ये सारे एसेट्स, ये गैजेट्स मैं रोज यूज करता हूँ, रोज इनकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, लेकिन क्या मेरा कोई जेब में पड़ा हुआ कैश कम हो रहा है? नहीं, नहीं हो रहा ना। तो डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश खर्चा होता है ना। आप एक तो टॉपिक कर रहे हो कैश फ्लो स्टेटमेंट का, मतलब आपको कैश फ्लो निकालना है, और कैश फ्लो के टॉपिक में आप डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हो, और डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश खर्चा होता है। तो फिर डेप्रिसिएशन माइनस करा क्यों? सर डेप्रिसिएशन हमने इसलिए माइनस किया था ताकि हमारा प्रॉफिट कम हो जाए और टैक्स में सेविंग मिल जाए, फिर दोबारा बाद में डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश खर्चा है, हम यहां पे कैश फ्लो निकाल रहे हैं। तो यहां डेप्रिसिएशन माइनस क्यों किया था? टैक्स को बचाने के लिए। अब डेप्रिसिएशन जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है, एक नॉन कैश एक्सपेंस। अब ये जोड़ दो, ये आपका आ गया ऐसे करके 2 लाख, 2,70,000, 4,10,000, 4,80,000, 5,50,000। अच्छा, ये भी अभी हो रहा है। अच्छा, मतलब पहले साल मैंने 2 लाख कमाया, दूसरे साल मैंने इतना कमाया, तीसरे साल मैंने इतना कमाया, चौथे साल इतना कमाया, और 5वें साल मैंने अपनी मशीन से 5.5 लाख रुपए कमाया। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, 5 साल के बाद मेरी मशीन जो है वो तो खत्म हो जाएगी, वो तो स्क्रैप हो जाएगी। उसकी लाइफ ही 5 साल की थी। अब 5 साल के बाद तो मैं कबाड़ी वालों को बेचने के लिए जाऊंगा वो मशीन। और आपको याद है मैंने एस्टिमेट क्या करा था, 2 लाख रुपए, लेकिन रियलिटी में मुझे कितना मिला था? आप याद करो, क्वेश्चन देख लो एक बार जाके। आपने एस्टिमेट कितना करा था, 2 लाख, लेकिन कैश सैलवेज आपको मिला कितना? आपने एस्टिमेट कितना किया था? सर हमने एस्टिमेट किया था 2 लाख, लेकिन हमें मिला कितना एग्जैक्टली?
1,80,000। तो आखिरी साल मैंने अपनी मशीनों में से 5.5 लाख तो कमाया था, लेकिन मशीन को जब मैं स्क्रैप में बेचने के लिए जाऊंगा तो आखिरी साल मेरे को वो वाले पैसे भी तो मिलेंगे जो कबाड़ी वालों से मिलेगा मेरे को कैश सैलवेज का, तो वो भी तो लिखो। ये देखो लिखा है कैश सैलवेज वैल्यू, ये कितना मिला मेरे को आखिरी साल में सर? 1,80,000 मिला था। हमने एस्टिमेट कितना किया था? ये देखो ये वर्ड लिखा है एस्टिमेट। हमने एस्टिमेट कितना किया था सर? आपने एस्टिमेट किया था 2 लाख, लेकिन आपको मिला कितना? 1,80,000। हमें लॉस कितने का हो गया? 20,000 का। अब आप मुझे बताओ ये लॉस क्या मुझे हर साल होगा? अरे नहीं सर ये मशीन मैंने कब बेची है? सर आपने ये मशीन 5वें साल में बेची है, तो वो जो लॉस हो रहा होगा वो 5वें साल में हुआ होगा, और अगर वो लॉस हुआ होगा उस लॉस से मेरे प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। प्रॉफिट कम हो जाएगा तो टैक्स में क्या मिलेगी? बचत। यार हम लोग बिजनेसमैन हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। जैसे ही हमें लॉस होगा वो लॉस को हम क्या करवाएंगे? फटाफट अपना प्रॉफिट कम करेंगे। प्रॉफिट कम करेंगे तो टैक्स में क्या मिलेगी? बचत। लेकिन ये मशीनों को बेचने का लॉस क्या हर साल होगा? नहीं सर ये लॉस होगा आपको सिर्फ 1 साल, आखिरी साल 5वें साल में होगा बस। 5वें साल में 2 लाख का आपने एस्टिमेट लगाया था, 1,80,000 की बिक गई, 20,000 का आपको लॉस हो गया। उसी लॉस के ऊपर 20,000 के लॉस के ऊपर 30% का आप क्या बचा रहे हो? टैक्स, क्योंकि टैक्स की परसेंटेज कितनी थी इस क्वेश्चन में? 30%। और 20,000 का 30% आएगा 6,000। तुम्हें पता है ये वाला जो 6,000 है ना टैक्स सेविंग का, ये वो पैसे हैं, ये कैश इनफ्लो नहीं है। ये 6,000 मुझे कहीं से मिल नहीं रहा, लेकिन ये वो 6,000 है जो मेरे अकाउंट से अब कम जाएगा, जो नहीं जाएगा। अगर ये लॉस ना होता तो मेरा प्रॉफिट 20,000 से कम ना होता, और इस 20,000 का 30% 6,000 का मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता। लेकिन जैसे ये 20,000 का लॉस हुआ, इस लॉस से मेरा आखिरी साल का प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट कम हो जाएगा तो मेरे टैक्स में बचत मिलेगी मुझे। बात समझ रहे हो? तो ये वो 6,000 है जो मुझे अब गवर्नमेंट को देना नहीं पड़ेगा। बेसिकली ये मेरा एक तरीके से कैश इनफ्लो ही है। अच्छा, मतलब आखिरी साल में आपने 5.5 लाख रुपए मशीनों से भी कमाया। आखिरी साल में आपने कबाड़ी वाले को जब मशीन बेची थी तो आपको 1,80,000 का कैश मिला, और आखिरी साल में आपने 2 लाख की मशीन को जब 1,80 में बेचा तो 20,000 का लॉस का 30% 6,000 का कैश भी आपने बचाया। मतलब आखिरी साल में ये सारा काम आपको हुआ। एंड सर व्हाट अबाउट वर्किंग कैपिटल? अब सर ये वर्किंग कैपिटल वाला जो पॉइंट है ये आपको सीखना है, ये सीखना है। आजो 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 आजो, अब वर्किंग कैपिटल का लास्ट पॉइंट सीखेंगे। जैसे मान लो मैंने आपके आगे ये बाल्टी से बना दी है, कोई नहीं, थोड़ी राइटिंग ड्राइंग गंदी है मेरी। तो ये मैंने एक बाल्टी बनाई है, इस बाल्टी का नाम है वर्किंग कैपिटल वाली बाल्टी, और मैं इसके आगे ये लिख दूं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट का मतलब ये है ना कि बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी को चलाने के लिए इतना पैसा चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था वर्किंग कैपिटल का मतलब भी क्या होता है, याद करो। आपको याद है मेरे डेटर्स जिनसे मैंने पैसा लेना होता है, और मेरे क्रेडिटर जिनको मैंने पैसे देने होते हैं। मेरे डेटरों ने मुझे क्या कहा था कि वो मुझे 3 महीने तक पैसे देंगे, और मेरे क्रेडिटरों ने मुझे क्या कह रखा है कि मुझे उनको 2 महीने तक पैसे पे करने हैं। मतलब मैंने आगे 2 महीनों में पे करना है और मुझे 3 महीने बाद मिलेगा। बात समझ रहे हो? मुझे पे करना 2 महीनों में, मिलेगा मुझे 3 महीनों में। 1 महीने की दिक्कत आ रही है, मतलब मुझे पैसे 1 महीने लेट मिलेंगे और मुझे 2 महीने में पे करना है। अब ऐसे केस में मेरे पास अपना पर्सनल कैश होना चाहिए ना। अब होगा क्या, मैं अपने क्रेडिटर को 2 महीने के बाद फटाफट पैसे दे दूंगा, अपने पर्सनल कैश में से दे दूंगा। फिर जो मैंने पर्सनल कैश दिया होगा, जब मेरे को डेटर 3 महीने तक पैसे दे देंगे तो मेरा ही अपना कैश जो फालतू में गया होगा वो मेरे डेटरों से मुझे वापस मिल जाएगा। बस। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल होती है बिजनेस एक्टिविटी को रेगुलर लेवल पे एक स्मूथ फ्लो में चलाने के लिए हमें पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, स्मूथ फ्लो को चलाने के लिए, बस वो वर्किंग कैपिटल होती है। अच्छा, अब ये वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? मैंने आपको बताया एक फ्लो होता है, ऑपरेटिंग साइकिल। उसका फ्लो ना बिगड़े इसलिए ये लिक्विड कैश की जरूरत होती है, लिक्विडिटी कहते हैं इसको। आप समझ गए? मतलब पहले मैं आगे पैसे दे दूंगा, फिर बाद में मुझे मिल जाएंगे। मतलब मैंने जो वर्किंग कैपिटल
के लिए जो पैसे अलग करके रखे होंगे वो मुझको मिल तो जरूर जाएंगे, वो मेरे पास ही पड़े रहेंगे, बस मैं उनको अलग करके रखता हूं। एनीवे, बट मैंने वर्किंग कैपिटल के बारे में आपको बताया कि ये वर्किंग कैपिटल क्या होती है, रेगुलर एक्टिविटी को चलाने के लिए पैसा होता है जो बिजनेसमैन अलग करके रख लेता है, दैट्स ऑल। अच्छा, अभी हुआ क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, याद करो। जैसे ही बिजनेस शुरू हुआ था तो पहले साल याद करो 0 ईयर में 1 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल मतलब चाहिए थी। फिर दूसरे साल के एंड में सॉरी दूसरे साल नहीं, पहले साल के एंड में 50,000 रुपए और डाल दिया था बाल्टी के अंदर। अब बाल्टी में कितने पड़े, 1.5 लाख। फिर आपको याद है दूसरे साल के एंड में मतलब 0 ईयर में आपने 1 लाख रुपए लगाया था, फिर पहले एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 50,000 और लगाया था, और फिर एंड ऑफ सेकेंड ईयर में आपने 50,000 वर्किंग कैपिटल का और लगाया था। मतलब आपने इस बाल्टी के अंदर बार बार पैसे फेंके हैं, पैसे अलग करके रखे हैं। मतलब पहले आपने 1 लाख रुपए लगाया, फिर 50,000 लगाया, फिर बाद में 50,000 आपने और लगाया। मतलब ये बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी को चलाने के लिए आपने पैसा अलग करके रखा हुआ है। इसको आप वो भी कह सकते हो, क्या बोलते हो, रिजर्व। आपने वो नाम सुना होगा, जनरल रिजर्व, वो जो पैसे अलग करके रख लेते हैं, है ना। ये वही पैसे हैं, 1,50,50 2 लाख हो गया पूरा। मतलब ये वो 2 लाख रुपए है जो मैंने एज अ रिजर्व बना के रखा था वर्किंग कैपिटल के लिए कि बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी को चलाने के लिए ये पैसे चाहिए होंगे। अब 5 साल पूरे बीत गए, बिजनेस खत्म हो गया। अब जब बिजनेस ही खत्म हो गया तो ये जो मैंने 2 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल के लिए अलग करके रखा था, अब इसकी जरूरत है नहीं ना। भाई आप कहते हो ना कि आपने बिजनेस शुरू करा, भाई आपने वर्किंग कैपिटल के लिए 1 लाख रुपए अलग कर दिया, कोई दिक्कत तकलीफ आ गई तो आप उसको यूज करोगे। फिर आपने 50,000 अगले साल कहा भाई और चाहिए, फिर 50,000 आपको और चाहिए। मतलब आपने 2 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल के लिए अलग करके रखा हुआ था, और वो इसलिए रखा था कि भैया कोई दिक्कत तकलीफ आएगी तो इसको हम यूज कर लेंगे रेगुलर एक्टिविटी के लिए। अब 5 साल आपके बिजनेस के पूरे खत्म हो गए, कोई मान लो दिक्कत तकलीफ ना आई हो, तो वो जो वर्किंग कैपिटल के लिए वो जो रिजर्व आपने 2 लाख रुपए बना के रखा था उसकी तो जरूरत अब है नहीं है। तो वो 2 लाख रुपए जो आपने अलग करके रखा था, जो ब्लॉक पड़ा था, जिसको आप कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, जो एज अ रिजर्व था, आज आपका बिजनेस खत्म हो गया तो इस 2 लाख की अब जरूरत, ब्लॉक करके रखने की जरूरत नहीं है। ये 2 लाख अब क्या हो जाएगा, बाल्टी से बाहर आएगा और ये हो जाएगा रिलीज। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आखिरी साल जब आपका बिजनेस खत्म होगा तो ये जो 2 लाख रुपए आपने अलग करके रखा था, ये 2 लाख अब फ्री हो जाएगा, ये अब आपको वापस मिल जाएगा। इसलिए आखिरी साल में रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल का 2 लाख भी इसमें जुड़ेगा। अब इस बात से आप ये सीख लो कि बिजनेस के अंदर जितनी भी वर्किंग कैपिटल आप लगाते हो, जैसे ही आपका बिजनेस फिनिश हो जाता है, वो वर्किंग कैपिटल जो आपने अलग करके रखी थी, वो जब रिलीज होती है तो वो कैश का फ्लो इन होता है। बिजनेस में वर्किंग कैपिटल लगाना तो वो तो कैश आउटफ्लो है, लेकिन वही बिजनेस जब एंड खत्म हो रहा होगा तो वही वर्किंग कैपिटल का जो पैसा आपने लगा रखा था, अलग करके रखा था रेगुलर एक्टिविटी को चलाने के लिए, अब आपका बिजनेस खत्म हो गया तो अब कोई दिक्कत तकलीफ नहीं आएगी, बिकॉज बिजनेस ही खत्म हो गया तो वो सारा रिजर्व आप वापस का वापस लेके आओगे। तो लेके आने को बोलेंगे कैश का इनफ्लो। लेकिन ये रिलीज कब होगा, जब आपका बिजनेस खत्म होगा 5वें साल के एंड में। तो 5वें साल के एंड में आपने आखिरी साल क्या क्या कमाया, अब आप ये देख लो। आखिरी साल आपने 5.5 लाख रुपए कमाया था मशीन के थ्रू। आखिरी साल आपने 1,80,000 मशीन को, कबाड़ी को बेच के कमाया। आखिरी साल 2 लाख की मशीन जब 1,80 में बिकी तो 20,000 का लॉस हो गया था, उस लॉस का 30% 6,000 की आपकी टैक्स सेविंग हुई थी। और आखिरी साल जो वर्किंग कैपिटल के पैसे आपने अलग करके रखे थे, वो वाले पैसे भी आपके रिलीज हो गए और वो सारे पैसे भी आपको मिल गए। और इन सबको जब प्लस करेंगे ना सर, सबको जब प्लस करेंगे, ये आपका हो जाएगा 5.5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 6,000 प्लस 1,80,000। ये लो सर, आपका कुल मिला के हो गया 9,36,000। ये आपका आखिरी साल का CFAT है। मतलब आपको पेपर में ये सारे जो है ना पहले निकालने हैं। मतलब ये 2 लाख, ये 270, ये 4,10,000, ये 480, ये 936। जब आप ये सारे निकाल लोगे ना, मैं लिख दूं, ये नंबर 1, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल, ये 5वां साल। जैसे ही आप ये पांचों निकाल लोगे ना, तब इन पांचों को आपको यहां लिखना है, यहां इन पांचों को। फिर उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पीछे लेके आना है। ये जो मैंने अभी यहाँ अपनी तरफ से लिख दिया ना मनगढ़ंत, वो तो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं। पेपर में क्वेश्चन जब आएगा तो आपको करना क्या है,
आपको सबसे पहले बनाना है ये वाला टेबल, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का ये टेबल बनाना है। ये निकालने हैं आपको, ये 2 लाख आपको निकालना है, ये 270 निकालना है, ये 410, ये 480 निकालना है, ये 936 निकालना है। जब ये पांचों आप निकाल लोगे तो इन पांचों को आपको नीचे नोट करना है। फिर इसको 1 साल, इसको 1 साल पीछे लेके आना है, इसको 2 साल, इसको 3 साल पीछे लेके जाना है, इसको 4 साल पीछे लेके जाना है, इसको 5 साल पीछे लेके जाना है, फिर सबको प्लस करना है, फिर वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो निकलेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। एक तो आपने मेरे से ये बात सीख ली, ठीक है। अच्छा, अभी एक बात आपको पॉइंट और क्लियर करना है। डेप्रिसिएशन पहले माइनस क्यों किया था? टैक्स सेविंग के लिए। फिर डेप्रिसिएशन दोबारा प्लस क्यों कर दिया था? क्योंकि वो नॉन कैश खर्चा था, इसलिए वो ऐड हो रहा था, क्योंकि हम यहाँ पे कैश फ्लो निकाल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आखिरी साल का जो CFAT होता है वो थोड़ा अलग होता है। आखिरी साल के CFAT के अंदर जो वर्किंग कैपिटल रिलीज होती है उसका पैसा आ रहा होता है। आखिरी साल के CFAT के अंदर टैक्स सेविंग और लॉस ऑन सेल का पैसा आ रहा होता है। आखिरी साल के अंदर हमने जो कैश सैल्वेज वैल्यू होती है, जो हमने कबाड़ी को बेची होती है, जो एक्चुअली में हमें सैल्वेज वैल्यू मशीन को कबाड़ी से मिल रही होती है, मशीन को बेचने के बाद जो हमें कबाड़ी से मिलती है, वो वाले पैसे भी हम आखिरी साल के CFAT में जोड़ते हैं। आखिरी साल का CFAT थोड़ा सा अलग होता है, उसमें 3 चीजें अलग आती हैं। प्लीज आप सब लोग ये याद कर लो: रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल, टैक्स सेविंग ऑन लॉस ऑन सेल और कैश सैल्वेज वैल्यू। एक मैंने आपको पॉइंट इसमें और सिखाना था। जैसे ना मैंने अभी लिखा अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ठीक है। फिर आप इसमें से माइनस करवाते हो डेप्रिसिएशन, फिर आता है अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर आप इसमें से माइनस करवाते हो टैक्स, फिर आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, फिर आप इसमें जोड़ते हो डेप्रिसिएशन, फिर आपका आता है CFAT, राइट। ये बात होती है। अब ना मैं आपके आगे 2 बातें रख रहा हूं ऐसे में आप एक जगह टैक्स एग्जिस्ट और एक जगह है टैक्स एब्सेंट। 2 वैरायटियां रख रहा हूं मैं आपके आगे, 2 वैरायटी रख रहा हूं। एक है टैक्स जिसमें है और एक टैक्स जिसमें नहीं है। टैक्स है 30%। ये मेरा सारा एग्जाम्पल क्वेश्चन है, मुझे आपको कुछ सिखाना है, कुछ समझाना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। हाँ, तो जैसे मान लो 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए दोनों जगह है। मान लो 20,000 का डेप्रिसिएशन है और 20,000 का डेप्रिसिएशन है। पहले हम यहां डेप्रिसिएशन माइनस क्यों कर रहे हैं? सर, टैक्स सेविंग के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जब खर्चे बढ़ते हैं तो प्रॉफिट क्या हो जाते हैं? कम। प्रॉफिट कम हो जाएगा तो टैक्स में भी क्या मिलेगी? बचत। और टैक्स यहां पर एग्जिस्ट कितना कर रहा है? 30%। अब 80,000 का 30% निकालोगे, 24,000 का टैक्स आ जाएगा, 56,000 की बचत हो गई। जो डेप्रिसिएशन पहले माइनस करवाया था 20,000, उसी 20,000 को दोबारा से हमने यहाँ पर ऐड बैक कर दिया और CFAT आ गया 76,000। अच्छा, यहाँ पर टैक्स को मैं क्या रख रहा हूँ इस लाइन में? एब्सेंट। मान लो इस जगह टैक्स नहीं है, नहीं है तो फिर हाइफन लग जाएगा। टैक्स ही नहीं है तो भाई टैक्स नहीं है तो हाइफन लगा दो यार, तो वही 80,000 सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। और फिर जो डेप्रिसिएशन आपने पहले ऊपर माइनस किया था, वही सेम डेप्रिसिएशन फिर से नीचे ऐड हो जाएगा और ये फिर से क्या आ गया? 1 लाख। और अब इस बात से ये सीखो, ये वाला 1 लाख देखो और सबसे ऊपर वाला भी 1 लाख देखो। यहां वाला 76,000 देखो और सबसे ऊपर वाला 1 लाख देखो। इस बात से अब ये सीखो क्या कि अगर टैक्स होता है तो जो हमारा अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स जो होता है और जो CFAT होता है, CFAT वो दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर टैक्स पेपर में एब्सेंट हो, मतलब अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि टैक्स नहीं है, एब्सेंट है, नहीं है टैक्स, तो फिर आपने एक चीज नोटिस करी कि अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स जो 1 लाख है, वही सेम टू सेम क्या है हमारा? CFAT। फिर मैं इस बात पे ऐसे लिख देना चाहता हूं, इन द एब्सेंस ऑफ टैक्स, मैं ऐसे लिखना चाहता हूं, इन द एब्सेंस ऑफ टैक्स अर्निंग बिफोर depreciation and tax is equal to CFAT।
ये हमारा एक नोट हो गया। आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गया हो। क्या इन द एब्सेंस ऑफ टैक्स, अगर टैक्स नहीं है, अगर टैक्स नहीं है तो जो अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स जो होता है वही एग्जैक्ट क्या होता है हमारा CFAT। और आपको पेपर में CFAT बहुत ज़रूरी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहले आपको पेपर में जब बोलते हैं ना NPV निकालो, डिस्काउंटेड पेबैक निकालो, पेबैक निकालो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालो, इन सब के लिए आपको क्या चाहिए होता है? ये CFAT। इसी CFAT को आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पीछे लेके आते हो कि नहीं आते हो? लेकिन ये प्लीज़ हमेशा याद रखना, आखिरी साल का जो CFAT होता है वो अलग होता है। आखिरी साल का CFAT जो है ना, ये 6 लाख, ये 6 लाख नहीं होगा। आखिरी साल के CFAT के अंदर कौन सी 3 चीज़ें जुड़ती हैं सर? आखिरी साल के CFAT के अंदर 3 चीज़ें जुड़ती हैं, वर्किंग कैपिटल का पैसा और टैक्स सेविंग और लॉस ऑन सेल और कैश सैल्वेज वैल्यू। ये 3 चीज़ें आखिरी साल के CFAT में जुड़ती हैं। और अगर पेपर में टैक्स ना हो, अगर क्वेश्चन के अंदर टैक्स एब्सेंट हो, तो अगर टैक्स एब्सेंट होगा तो आपको क्या सिखाया है? क्या अगर टैक्स ही ना हो तो फिर आपने सीखा है कि अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स जो होता है वही सेम टू सेम क्या होता है आपका CFAT। आई होप आपको ये सारी क्लास इस तरीके से ये सारा समझ आ गया हो। कोई आपका पर्सनल डाउट या कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ आप मेरे से कॉल कर लो, व्हाट्सएप पे कुछ भी कर दो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर लिखा है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये पॉइंट मैंने आपको बताया नहीं, ARR, इसका फॉर्मूला है एवरेज EAT। अब आप पॉइंट नोटिस करो, EAT की फुल फॉर्म क्या है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब आप ये देखो ना, यहाँ अर्निंग आफ्टर टैक्स होगा, ये देखो अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये जो पूरी लाइन है ये वाली, ये सारी लाइन कौन सी है? ये वाली, ये सर ये लाइन है सारी अर्निंग आफ्टर टैक्स की। उन्होंने आगे वर्ड बोला था एवरेज, एवरेज, ओके एवरेज, तो ठीक है एवरेज है ना। तो ये 70,000 प्लस 2,10,000 प्लस 2,80,000 प्लस 3.5 लाख प्लस 0, ये पांचों प्लस अपॉन 5, पांचों प्लस अपॉन 5, आओ करे प्लस, पहले तो 0 है, प्लस करो इसमें 70,000, प्लस करो इसमें 2,10,000, प्लस करो इसमें 2,80,000, प्लस करो इसमें 3.5 लाख, ये कितना हो गया? 9,10,000। अब इसको 5 से डिवाइड कराओ, ये लो जी 1,82,000 आ गया। लो जी 9,10,000 को डिवाइड कराया 5 से, 1,82,000, ये आपने क्या निकाल लिया? अपना एवरेज EAT। मतलब यहां ऊपर लिखने के लिए अब आपको चाहिए एवरेज इन्वेस्टमेंट। सर ओरिजिनल वैल्यू, अरे ये याद रखो, ये टॉपिक है एवरेज वाला। यू नो एवरेज, एवरेज का मतलब होता है अनुमान लगाना, ना ज्यादा ना कम, पता नहीं कैसा। दिस इज नॉट रिलेटेड टू द एग्जैक्ट टाइम, दिस इज एवरेज। एवरेज के अंदर आपको टाइम वैल्यू को कंसिडर नहीं करना, इसीलिए लिख के दे रहा हूं कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? नॉन टाइम एडजस्टेड टेक्निक। यहां पर टाइम फैक्टर क्या रहेगा? टाइम फैक्टर इग्नोर रहेगा सर, इग्नोर। आओ जरा देखें एक बार, मशीन की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? वही 12 लाख थी, याद करो 10 लाख की मशीन थी, 2 लाख इंस्टॉलेशन का लगवाया था उसके ऊपर, 12 लाख रुपए की मशीन थी। और एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू कितना था? एस्टिमेटेड जो आपने सोचा कितना था? 2 लाख। फिर वही एस्टिमेटेड बाहर 2 लाख। वर्किंग कैपिटल आपको याद है? वर्किंग कैपिटल इस क्वेश्चन में कितनी लगाई थी आपने? आपको याद होगा 0 ईयर में आपने 1 लाख लगाई थी। वर्किंग कैपिटल ये रही, 0 ईयर में 1 लाख लगाई थी, फिर 1 साल के बाद, फिर 2 साल के बाद लगाई थी। अब आप मुझे बात बताओ, आपको तो टाइम फैक्टर इग्नोर करना है, तो अब क्या 1 साल पीछे 2 साल पीछे लेके आओगे क्या? नहीं सर, क्योंकि टाइम फैक्टर तो इग्नोर करना है। अब आप बस मुझे ये बता दो कि आपने वर्किंग कैपिटल का लगाया कितना था, बात खत्म। सर हमने वर्किंग कैपिटल का 2 लाख रुपए लगाया है, 0 ईयर में 1 लाख लगाया था, फिर 50-50 हज़ार 2 बार और लगाया था वर्किंग कैपिटल का। सिर्फ वर्किंग कैपिटल मिला के कितना लगाया हमने यहाँ? 2 लाख। वो 2 लाख जो है ना, वो 2 लाख यहां आ जाएगा ऐसे। सर एवरेज, यहां वर्ड लिखा आगे एवरेज, आपको याद है ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 होता है। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो एवरेज स्टॉक आता है। ये 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? एवरेज निकालने के लिए।
कई बच्चे मेरे से काउंटर करते हैं, मुझसे पूछते हैं, वो कहते हैं सर कि आपने ना पहले एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू 2 लाख माइनस करवाई, फिर वही 2 लाख रुपए एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू बाहर जोड़ दिया, ऐसा आपने क्यों किया? अब मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, देख यार मेरी मशीन तो 12 लाख रुपए की है, मैं 5 साल इस मशीन को इस्तेमाल करूंगा, फिर 2 लाख मेरे को कबाड़ी से मिल जाएगा, ऐसा मैंने एस्टिमेट प्लान लगाया। अगर मेरे को 2 लाख मिल ही जाएगा तो फिर कौन कहता है कि मैंने मशीन 12 लाख की यूज़ करी है? मशीन तो मैंने 10 लाख की यूज़ करी है कि नहीं है? इसीलिए मैंने 2 लाख माइनस करवाया था, क्योंकि मशीन तो 10 लाख की यूज़ हो रही है, क्योंकि 2 लाख तो मिल ही जाएगा। अच्छा, एक और बात, वो जो 2 लाख मुझे कबाड़ी वालों से मिलेगा, लेकिन क्या वो आज इमीडिएटली मिल जाएगा या मिलेगा 5 साल के बाद ही? है कि नहीं है? वो तो जब 5 साल पूरे खत्म हो जाएंगे, मशीन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, फिर जब मैं कबाड़ी वालों को बेचने जाऊंगा, वो 2 लाख तो मुझे 5 साल के बाद मिलेगा ना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो 2 लाख रुपए मेरे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट तो हो ही गया। वो बात अलग है कि वो 2 लाख मिल जरूर जाएगा, लेकिन मिलेगा तो 5 साल के बाद ही ना। तो दोबारा प्लस करने का एक ही रीजन है कि ये 2 लाख एक तरीके से बिजनेस में इन्वेस्ट तो हो ही गया। ये 2 लाख मिलेगा कब? 5 साल के बाद ही मिलेगा। तो इन्वेस्ट तो ये 2 लाख है ही है, लेकिन मशीन जो है ना, वो आप 12 लाख की इस्तेमाल नहीं कर रहे, 10 लाख की इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि 2 लाख तो मिल ही जाएगा। इसलिए अंदर वाला जो ये एरिया है ना, ये अंदर वाला एरिया वो हमें बता रहा है कि मशीन तो आप 10 लाख की इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन बाहर 2 लाख इसलिए जोड़ा है कि ये मिलेगा तो 5 साल के बाद ही। और टॉपिक क्या है आगे? एवरेज इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने इन्वेस्ट कितना किया। तो ये वाला जो 2 लाख है वो आपने इन्वेस्ट तो किया ही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलेगा तो 5 साल के बाद। ऊपर से वर्किंग कैपिटल भी आपने तोड़ तोड़ के लगाई थी। पहले आपने 1 लाख लगाया, फिर आपने 50,000 फिर लगाया, फिर बाद में आपने 50,000 फिर लगाया। अब वो सारा मिला के कितना हो गया? 2 लाख। इस तरीके से सारा आपको सेटल करना है। 12 लाख में से 2 लाख जाएगा 10 लाख, 10 लाख को 2 से डिवाइड कराएंगे आएगा 5 लाख, 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया? 9 लाख, 9 लाख रुपीस। तो हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? 9 लाख। और हमारा एवरेज ईएटी कितना आ चुका था? 1,82,000। एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई है? 9 लाख। और इंटू 100 तो करना ही है, तो डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू करेंगे 100, ये आपका आ रहा है 20.22%। मतलब आपको पेपर में एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न अगर पूछ लिया जाए तो इस तरीके से आपको करके दिखाना है। भैया ये जरूर याद रखना, ये जरूर याद रखना कि जब ये वर्किंग कैपिटल जब मैंने वर्किंग कैपिटल यहाँ कैलकुलेट करी थी नॉन टाइम फैक्टर में, एवरेज वाले के टॉपिक में, तो जो वर्किंग कैपिटल मैंने यहाँ पे जोड़ी है वो कौन सी जोड़ी है? वो वाली जोड़ी है 50,000 जिनको मैं 1 साल 2 साल पीछे लेकर नहीं आया, क्योंकि ये नॉन टाइम है। पेबैक के अंदर भी पेबैक पीरियड होता है, एक डिस्काउंटेड पेबैक होता है। पेबैक के मतलब देखो, पेबैक का मतलब तो मैं आपको समझा ही चुका था कि लगाया हुआ हमने कब तक कमा लिया, ये बात होगी थी ना। अच्छा ठीक है, अब हमने लगाया था, अब जब पेबैक होगा ना, पेबैक, तब आप बोलो आपने जो लगाया था वो कितना लगाया था। तब तो आप वो वाले पैसे बताओ जब 1 साल 2 साल पीछे आपको नहीं लेके आना, सिर्फ ऐसे ही बताना है कैजुअली, भाई 14 लाख रुपए लगाया था, 12 लाख की मशीन थी, लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल थी, बाकी 50-50 करके 2 बार और लगाई थी, 14 लाख रुपए लगाया था। फिर उसी 14 लाख को ढूंढने चले जाओ अगर पेबैक हो तो। अगर डिस्काउंटेड पेबैक हो ना, डिस्काउंटेड पेबैक, तब फिर आपने ये 0 ईयर है, ये 0 ईयर है, इसको पहले 1 साल पीछे लेके आओ, इसको 2 साल पीछे लेके आओ, फिर इनको प्लस करो सबको, फिर बोलो भैया हमने ये लगाया है, फिर 13 लाख को ढूंढो। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। मैंने आज आपको क्वेश्चन नहीं करवाया, इस चैप्टर की समरी दी है, चैप्टर के बारे में बताया कि इस चैप्टर में आपको करना क्या है, टॉपिक क्या है। इसमें मैंने एनपीवी बताया, पेबैक बताया, डिस्काउंटेड पेबैक बताया, प्रॉफिटेबिलिटी बताया, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बताया। एक टॉपिक आज मिस हो गया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। देखिए मैंने आपके आगे बात रखी है क्या कि पेबैक पीरियड जो है वो क्या है? नॉन टाइम टेक्निक। और जो जी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो है ये भी क्या है? नॉन टाइम टेक्निक। इन दोनों के अंदर आपको अपने पैसों को 1 साल 2 साल 3 साल पीछे लेके आने की जरूरत नहीं है। ऐसे टॉपिक्स में ये जो फॉर्मूला होता है 1/1 + R, ये PVF, ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको NPV निकालना है, डिस्काउंटेड पेबैक निकालना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है, IRR निकालना है, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, तब ऐसी सिचुएशन में आपको अपने पैसों को 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पीछे लेके आना है।
ये जो वीडियोस हैं इनको आप 3-4 बार देखो, आपको कोई डाउट आता है मेरे से पूछो, दैट्स ऑल। टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करना, प्लीज पढ़ना। बाय बाय।